दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और मीडिया को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। लेकिन भारत में एक समय ऐसा भी आया जब इसी मीडिया की स्वतंत्रता को छीन लिया गया और वह साल था 1975 और उसके पीछे का कारण था तात्कालीन देश में लगे इमरजेंसी। यह वही इमरजेंसी है जिसे भारतीय लोकतंत्र का डार्केस्ट फेस भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हितेश और आप देख रहे हैं यूपीएससी विद हितेश। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बड़े न्यूज़ चैनल ने इस विषय में कहा, द इमरजेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। द फाइनल डिसीजन टू इम्पोज एन इमरजेंसी was proposed by Indira Gandhi, agreed upon by the President of India and ratified by the Cabinet and the Parliament from July to August 1975। भाई और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 26 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने यह घोषणा की तो पूरे देश में हिल गया। यह 1977 तक चला और कुल 21 महीनों तक भारत में इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। इस समय काल को बहुतों ने देश का काला अध्याय भी कहा है। इस समय विपक्ष के सभी बड़े बड़े नेताओं को जेल में भेज दिया गया। लेकिन इमरजेंसी डिक्लेरेशन के पीछे का कारण क्या था? दोस्तों, आज हम इसी को जानेंगे। दोस्तों, आप सबको जान के हैरानी होगी कि 1975 की पहली बार नहीं था जब देश में इमरजेंसी लागू किया गया था। इससे पहले 1962 के भारत चाइना वॉर में और 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी यह लागू किया गया था। पर यह 1975 के इमरजेंसी से काफ़ी अलग था, क्योंकि 1962 और 1971 में इमरजेंसी युद्ध के कारण था। लेकिन 1975 का जो इमरजेंसी था यह कई घटनाओं का परिणाम था। उस समय भारत में चौथे पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था और उसका नारा था गरीबी हटाओ। उस समय इंदिरा गांधी सरकार ने 14 बेसरकारी बैंकों को नेशनलाइज करने की फैसला लिया था। मान लीजिए आप कोई बेसरकारी बैंक के मालिक हैं और आपको पता चलता है कि सरकार आपके बैंक को राष्ट्रीयकृत करने वाली है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? उसी समय एक बैंक था CBI यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और उसके साथ कई और बैंक के मालिकों ने और उनके शेयरधारकों ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस विषय में कहा कि यह लॉ डिस्क्रिमिनेट करता है 14 बैंकों के साथ और यह मालिक एवं शेयरधारक दोनों के लिए काफ़ी अनफेयर है। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट और इंदिरा गांधी सरकार के बीच द्वंद्व शुरू हो गया। इंदिरा गांधी ने इस विषय में बताया कि यह अगर इन बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया जाता है तो यह बैंक देश के हर कोने में पहुंचाया जाएगा, जिससे सबसे अधिक लाभ गरीब जनता को होगा। साथ में कोई बेसरकारी कंपनी शायद ही ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि देश नागरिकों के लाभ से पहले अपनी लाभ देखता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमारे देश में किसको सबसे ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, लेजिस्लेटिव को या फिर जुडिशियरी को? कमेंट में आप ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उसके बाद फिर से 1971 में सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच एक बार फिर से और झड़प शुरू हुआ और इसका कारण था प्राइस परस्यू को लेकर। यह एक पेमेंट हुआ करता था जिसमें भारत के उन क्षेत्रों को जहां राजघराने शासित करते थे उन्हें वहां पे एक पेमेंट दिया जाता था। 1947 में इस प्राइवी परस्यू पेमेंट को शुरुआत की गई थी। इसे ख़त्म करने के लिए इंदिरा सरकार ने एक बिल बनाया, लेकिन वह राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। तभी सरकार ने घोषणा किया कि अब से प्रिंसली स्टेट्स की मान्यता नहीं दी जाएगी। एक बार फिर वो विषय सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड घोषित किया। लेकिन फिर से सरकार ने एक बिल पास किया और कोर्ट के इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया और प्रिंसली स्टेट्स की मान्यताओं को समाप्त कर दिया गया। 1971 में फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और अपने अन्य मुख्यमंत्रियों को अपने इस बतौर उसने चुना कि कौन सबसे उनके करीबी है, ताकि उनके कामकाज में आसानी हो और कोई अन्य अड़चन ना आए। उसी समय 1971 का इंडो पाक युद्ध हुआ, जिससे भारत में मुद्रास्फीति बढ़ी, रुपये का मान और नीचे चला गया। तब कांग्रेस सरकार इतनी पावरफुल हो गई थी कि वह खुलेआम करप्शन करने लगे थे। उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे चिमनभाई पटेल। उसे एक घोटाला में पकड़ा गया था। उसी कारण से उसे गुजरात में लोगों ने चिमन चोर करके बुलाना शुरू कर दिया था। गुजरात की जनता ने यह मांग रखी थी कि गुजरात के कांग्रेस सरकार को गिरा दिया जाए, क्योंकि सरकार के पास कोई और रास्ता नहीं था।
तो इसलिए इंदिरा गांधी ने गुजरात में कांग्रेस सरकार को गिरा दिया। 1971 में उसी समय खाड़ी युद्ध के कारण तेल का क्राइसिस हुआ था, जिससे क्रूड ऑयल के दाम में 300% बढ़ोतरी देखने को मिली थी। इससे मुद्रास्फीति बढ़ी, देश में बेरोजगारी बढ़ी। उसके बाद बिहार में भी छात्रों द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है और उसका नेतृत्व दिया था जेपी नारायणन ने। उन्होंने भी मांग रखी कि बिहार में कांग्रेस सरकार को गिरा दिया जाए। जॉर्ज फर्नांडीज ने भी रेल स्ट्राइक किया था। 17 से 18 लाख रेलवे कर्मचारियों ने इस रेल स्ट्राइक में भाग लिया था और वे उस समय एक नारा हर लोग, बच्चे, बूढ़े सभी के मुंह पर था, पूरा राशन पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है। इंदिरा गांधी ने इन प्रोटेस्ट के बारे में बताया था कि यह फॉरेन फंडेड एंटी नेशनल मूवमेंट है जो देश को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक केस में इंदिरा गांधी को बड़ा झटका लगा। इस केस को किया था राज नारायण द्वारा, जिसने इंदिरा गांधी के विपक्ष में इलेक्शन में खड़ा हुआ था। राज नारायण ने यह आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन में बैलेट पेपर और वोट्स को मैनिपुलेट करके इलेक्शन में जीत हासिल की है और कोर्ट ने भी इसे माना था। तो इस तरह देश में बढ़ते आंदोलन, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी में वृद्धि और गरीबी में बढ़ोतरी के साथ ऐसे और कई कारण थे जिसके कारण इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इमरजेंसी लागू किया था। यह और कुछ नहीं, अपने करतूतों से बचने के लिए लागू की गई एक इमरजेंसी थी, जिससे और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी।